गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिएगा आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है आप लोग का बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। मतलब कहता है देखिएगा ये हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या होता है, एक बायो जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत आता है। इसमें जनरली क्या होता है ये आप लोग को पता हो रहा था, दक्षिणी घाट आता है। कौन सा आता है आपका? दक्षिणी आता है। दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है आपका? तो उसी प्रकार से पूरे इंडिया में क्या कहता है, बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया को जो भौगोलिक स्थान के आधार पर, इसके आधार पर भौगोलिक मतलब उत्तरी या दक्षिणी या धरातली या जलवायु या मृदा, इन सभी के आधार पर अलग अलग रीजन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। भाई मान लीजिए जैसे कि जलवायु है तो यहाँ का जो जलवायु है वो क्या है, अभी नॉर्मल है। आप दूसरे जगह चले जाइए उड़ीसा तो वहाँ क्या हो जाएगा, आपको चिपचिपा गर्मी मिलेगा आपका। क्लियर है? अभी लद्दाख चले जाइए तो वहाँ क्या मिलेगा, एकदम मॉइस्चर शांत मिलेगा, मतलब एकदम ठंडा जगह मिलेगा। क्लियर हुआ है? अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में बात करें तो बिलासपुर में देखिएगा तापमान क्या है, ज़्यादा है। निचले इस जगह पे चले जाइए आपका बस्तर तो वहाँ सब मतलब क्या होता है, मॉइस्चर आपका कम रहेगा, मतलब वहाँ गर्मी क्या रहेगी, कम। तो उसी के आधार पर पूरे मतलब पूरे इंडिया को अलग अलग रीजन पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और उसी रीजन के आधार पर वहाँ डाइवर्सिटी भी क्या होगा, अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है तो गर्मी के दिन में सभी प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। केवल गर्मी में कौन सा प्लांट सर्वाइव करता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि उसकी पौधे की पत्ती हमेशा क्या दिखेगी, ताज़ा दिखेगी, हरी भरी दिखेगी। बाकी जो मेसोफिटिक प्लांट का कैटेगरी पे होगा वो प्लांट का जलवायु क्या रहेगा, मतलब वो प्लांट क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर, सर्वाइव करेगा लेकिन वो उसमें जो ग्रीन कलर का होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो उसी के आधार पर जो रीजन होगा उसको अलग अलग रीजन में बांटा गया और हर रीजन का एक एक दो कैरेक्टर याद रखना है। ठीक, तो पहला लिखिएगा इसमें रीजन, हाँ इसके किसके आधार पर रीजन को बांटा गया है, तो IUCN के आधार पर। तो पहला देखिएगा अब, क्योंकि IUCN जब बांटा बायोजियोग्राफिकल रीजन को तो उस समय प्लांट का रेशियो देखा था 1.7 मिलियन क्या था आपका, जीव और जंतु था। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशनल। लिख लिया? विलुप्त प्रजाति को उसी के अंतर्गत रखा जाता है ना, IUCN के अंतर्गत। चलिए इसमें से जो मेन है उसको लिखते हैं अपन। ठीक, पहला लिखिएगा कौन कौन से रीजन में बांटा गया है इसको। ठीक, तो पहला लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र। लिखिएगा पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र। पहला कौन सा होगा भाई, ट्रांस हिमालय। मैं पहले बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसको यार। ठीक, पहला लिखिएगा ट्रांस हिमालय, लिख लिए ट्रांस हिमालय। लिखिएगा यह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शीत मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा रहेगा भाई, ये आपका शीत रहेगा और वहां पास क्या रहेगा आपका, मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर शीत मरुस्थलीय वाला क्षेत्र रहेगा। कौन सा जगह रहेगा, तो आपका जम्मू कश्मीर रहेगा। देखिए इस जगह पे क्या रहेगा आपका, जंगली भेड़ बकरी हिम चीता आदि, जंगली भेड़ बकरी हिम चीता आदि। हो गया, ये कौन सा इलाका हुआ आपका, ट्रांस हिमालय। इसमें केवल ये पेड़ पौधा का नाम नहीं पूछता है, एरिया पूछता है। पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी में ट्रांस हिमालय कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, कौन क्षेत्र होगा, जम्मू कश्मीर का। दूसरा लिखिएगा आप लोग हिमालय क्षेत्र।
लिखिएगा इस क्षेत्र में नेपाल, इस क्षेत्र में नेपाल आता है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र आएगा, ब्रैकेट में कह देना पश्चिमी क्षेत्र। लिखिएगा ऐसे क्षेत्र में उष्णकटिबंधी शीतोष्ण बर्फीले वनस्पति युक्त होते हैं। उष्णकटिबंधी शीतोष्ण बर्फीले पौधे वृद्धि करते हैं, मतलब जो बर्फ से ढका हुआ पौधा क्या करेगा, ग्रो करेगा, तब उसे क्या कहते हैं, हिमालय क्षेत्र। अभी जैसे हिमालय क्षेत्र चले जाइए पूरे बर्फ से क्या होगा, ढका होगा। क्लियर है? जैसे अभी यूक्रेन चले जाइएगा, ठीक, अमेरिका तभी वहाँ क्या होगा, अभी रात होगा। हमारे यहाँ क्या है, अभी दिन है, तो वहाँ क्या होगा, अभी रात होगा। क्लियर में तक के? तो हिमालय क्षेत्र में ही याद रखना इसमें है। तीसरा लिखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, डिसार्ट एरिया। तो लिखिएगा इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान आता है। और इस ऐसे जगह में कौन से पौधे ग्रोथ करता है, तो मांसल पौधे। राजस्थान, गुजरात। जंतु प्रायः बिलों में रहने वाले मिलेंगे आपको। ऐसे जगह पे जंतु कहाँ रहेगा भी, आपका बिल में रहेगा। ध्यान समझिएगा, इकोलॉजी है ये, केवल लिखाने वाला एरिया है। ठीक, कौन सा आएगा भाई, गुजरात और आपका राजस्थान। और यहाँ पर अधिक मात्रा में कौन सा डायवर्सिटी मिलेगा, आपका जीरोफिटेट प्लांट मिलेगा। और बिल पे रहने वाला क्या मिलेगा आपको, जंतु मिलेगा। तीसरा लिखेगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र आएगा। ठीक, लिखेगा ऐसे क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आता। लिखेगा इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लिखिएगा ऐसे जगह पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। मतलब बारिश आया तो पौधा खिलेगा, पत्ती, और गर्मी आए पत्ती क्या जाएगा, झड़ जाएगा। ये कौन क्षेत्र है भाई, आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र होगा, जिसको कहते हैं सेमी एराइड रीजन। सेमी एराइड रीजन। मरुस्थली को डेजर्ट बोलते हैं, हिमालय को हिमालय बोलते हैं। ठीक है, सेमी एराइड रीजन। क्लियर है? और सबसे बेस्ट रीजन होता है सेमी एराइड रीजन, मतलब गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, बरसात में बरसात होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, सबसे बेस्ट मौसम होता है सेमी एराइड रीजन। अनुकूल कहा जाता है इसी रीजन को। अगला लिखेंगे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। लिखिएगा वेस्टर्न घाट। लिखिए इसको तप्त स्थलों में से एक कहा जाता है, मतलब हॉट स्पॉट अधिक मात्रा में मिलता है। लिखिए इसको तप्त स्थलों में से कहा जाता है, या तप्त स्थलों के नाम से जाना जाता है इसको। ये महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर केरल के तट तक के फैला हुआ है। लिखिएगा यह महाराष्ट्र के समुद्री तट से लेकर केरल की तट तक के फैला हुआ है। समुद्री तट से लेकर केरल की तट तक क्या होता है, ये फैला होता है। ऐसे जगह पे उभयचर निवास करते हैं, एम्फीबियंस निवास करता है, उभयचर। अगला लिखिए दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र। अगला लिखिए दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र, डेक्कन पेनिसुला। डेक्कन पेनिसुला, डेक्कन पेनिसुला, इसको कहते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र।
लिखिएगा, लिखिएगा यह क्षेत्र 42% भाग प्रतिनिधित्व करता है। कितना परसेंट रहता है ये? 42% डेक्कन क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है। क्लियर है आप? लिखिएगा, लिखिएगा ऐसे क्षेत्र पे शुष्क सदाबहार वन, शुष्क सदाबहार वन, लंगूर, हाथी, चीता, हिरण पाया जाता है। लंगूर, हाथी, ऐसे क्षेत्र में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको भाई? आपका लंगूर, हाथी, चीता अधिक मात्रा में मिलेगा। यहाँ पर लाल चंदन, काला चंदन, पूरे चंदन की वैरायटी यही जगह मिलता है। पूछेगा चंदन कौन से क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, तो दक्षिणी प्रायद्वीप के क्षेत्र में पाया जाता है, डेक्कन रीजन में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा गंगा के मैदानी क्षेत्र, गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स। गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदानी क्षेत्र। देखिए यह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक फैला है। या उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल तक फैला है। लिखिएगा इस क्षेत्र में गंगा के नजदीक, लिखिएगा इस क्षेत्र में गंगा के डॉल्फिन विलुप्त प्राय प्राणियों की श्रेणी में रखी जाती है। इसी जगह पे किसको रखा गया है? डॉल्फिन मछली को। लिखिएगा विलुप्त प्राय डॉल्फिन मछली को रखा गया है। अगला लिखिएगा तटीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं कोस्टल रीजन। लिखिएगा कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र। लिखिएगा यह दलदली तथा कच्छीय प्रदेशों में पाई जाती है। दलदली, जहां पास क्या रहेगा? दलदल रहेगा, उसी क्षेत्र पे मिलेगा। यह दलदली तथा कच्छीय जगह पे पाया जाता है। कच्छ जगह जहाँ पास क्या रहता है? दलदल रहेगा। जैसे कि आपका अभी अंबिकापुर में देखिए ना, वो स्थान है ना, दलदल स्थान, जहाँ पर जंपिंग करता है। ठीक, मतलब क्या, क्यों जंप करता है? नीचे क्या है? दलदल है, इसलिए जंप करता है। क्लियर है? वैसे जगह पे बोर नहीं करा सकते, उस एरिया को पर्टिकुलर घेर के रखे होंगे किसी जगह पे। सर तो वो गर्मी में क्यों नहीं सूखता? तो अंदर कहाँ सूखेगा? पूरे लावा भरा हुआ। क्लियर है? पूरे लावा भरा रहता है ना यार, तो कैसे सूखेगा वो? क्लियर है? बरसात में पूरा गीला हो जाता है। ऊपर गीला रहता होगा, बरसात में नहीं जाने देते होंगे। क्लियर हुआ आप? चलिए इतना ही रीजन लिखेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं लिखेंगे भाई। अब जैव विविधता के लाभ में लिखवा रहे हैं। लाभ पता है आप लोग को, पूरे बायोडायवर्सिटी से आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। अब जो कारण है लिखिएगा, जैव विविधता के विलोपन के कारण। लिखिएगा आप लोग कॉजेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। लिखिएगा जैव विविधता के विलोपन के कारण अब बहुत सारे जो जीव जंतु हैं कैसे हो रहा है? विलुप्त हो रहे हैं। और विलुप्त होने के बहुत सारे क्या है? कारण हैं। तो उसी कारण को लिखिएगा, जैव विविधता के विलुप्त होने के कारण। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है? होता है ना यार, बहुत सारे उसके कारण हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दिया हूँ कारण, केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। विलुप्ति का पहला कारण लिखिएगा आप लोग, अगर किसी भी प्रजाति को आपको अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले उसका क्या चीज नष्ट किया जाता है? जैसे हमको मान लो नीतू को अगर बर्बाद करना है
तो सबसे पहले इसकी क्या चीज हमको करना पड़ेगा? आवाज। आवास। गुड। अगर सबसे पहले अगर किसी जाति को वहां से आपको भगाना है तो सबसे पहले उसकी आवाज को क्या करो? नष्ट करो। क्लियर है? जैसे अभी उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। ठीक, क्लियर है? और आपका अयोध्या में यही हुआ था, जहां राम का मार्ग था, पथ है, वहां कम से कम 900 घरों को तोड़ा गया था। अब वहाँ की जो जाति थी, जो 900 लोगों का घर का, वो अस्त व्यस्त हो गए, वो सब इधर उधर भागने लगे। मतलब वहाँ पास से क्या हो गया? वो जाति खत्म हो गया, अब दूसरे जगह सरवाइव करने लगा। मतलब कुल मिला के उसकी पहला अगर किसी जाति को बर्बाद करना तो सबसे पहले क्या करो? उसकी आवाज़ को नष्ट कर दो, तभी वो बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगा? नष्ट होते जाएगा। तो पहला कहता है बायोडायवर्सिटी का जो खतरा है, जो कारण है, ठीक, विलुप्ति का कारण जो है, वो विलुप्ति का पहला कारण लिखे आवास स्थलों का विनाश। विलुप्ति के कारण पहला आवास स्थलों को क्या करना? लिखिएगा पहला आवास स्थलों को नष्ट करो। आज देखिएगा जंगल का क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। जब जंगल का कटाई कर रहे हैं तो हाथी किसके तरफ भाग रहा है? शहर की तरफ भाग रहा है। मतलब उसके आवास को क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। तो स्वाभाविक है जो पक्षी जीव जंतु कहाँ जाएगा? शहर की तरह गए, क्योंकि खाने पीने का कहाँ है? शहर की तरफ। क्योंकि जब तक गांव वहाँ जंगल में था खाने पीने का, लोग वहीं सर्वाइव करते थे, वन्य जीव जंतु। अब उसकी पेड़ पौधे क्या कर दिए? हो कटाई कर दिए, तो उसको भोजन चाहिए, तो वो कहाँ आएगा? शहर की तरफ। और जो जीव आएगा वो सर्वाइव करेगा, जो जीव नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आने वाले देखिएगा भविष्य में 100 साल तक शेर मनुष्यों के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके प्रति क्या हो जाएगा? एडाप्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ? खाएगा क्या? जो आप खा रहे हो वही खाएगा वो। क्लियर है? एडाप्टेशन हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा वो, क्योंकि वहाँ जंगल में मिलेगा ही नहीं तो क्या खाएगा वो? तो घास फूस स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ है? तो पहला आवास स्थल होगा क्या होना? नष्ट होना। दूसरा लिखिएगा आवास स्थल में निम्नीकरण एवं प्रदूषण। दूसरा आवास स्थल में क्या होगा? प्रदूषण। दूसरा आवास स्थलों में क्या होगा? प्रदूषण। अब देखिएगा प्रकृति की अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए मानव क्या करता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहा है? प्रदूषण पैदा कर रहा है। और प्रदूषण पैदा कर रहा है तो वन्य जीवों को क्या हो रहा है? उससे प्रभावित हो रहा है। जैसे हमको देख लिया, हमको डस्ट से क्या है? एलर्जी है। नहीं है समझ आ? तो भाई हम एलर्जी है तो हम जिस जगह पे रहते हैं अगर वहाँ डस्ट रहेगा तो जगह को हम छोड़ के क्या करेंगे? चल देंगे। नहीं है समझ आ? दूसरा कहता है आवास स्थल में क्या होना? प्रदूषण का होना। आप जंगल का डेली कटाई करेंगे तो वहाँ दिन प्रतिदिन क्या होगा? प्रदूषण फैलेगा, वहाँ पर जो वन्य जीव क्या है वहाँ से भागेगा ही। तीसरा लिखिएगा विदेशी जातियों का प्रवेश। तीसरा लिखिए विदेशी जातियों की प्रवेश। आप समझिएगा, अब आपको पता होना चाहिए पूरे बिलासपुर के लोग तालाब नदी सबसे व्यस्त हैं, क्योंकि तालाब और नदी की अधिक मात्रा में क्या है? जलकुंभी है। और जलकुंभी क्या है? विदेशी प्रजातियों है, जो हमारे देश पे आके क्या कर दिया? वो अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और वन्य जीव जंतु इससे क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। तो वहाँ की बायोडायवर्सिटी क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए जलकुंभी सबसे अधिक मात्रा में है आपको तालाबों में, पूरे इंडिया में खरपतवार के रूप में ग्रो कर रहा है। दूसरा आप लोग को पता होना चाहिए लेंटाना के मारा, लेंटाना का मारा, जिसको बोलते हैं एक जोड़ा जैसा दिखता है, कांटा रुझान टाइप का काम आता है, पीला पीला खिलता है, कांटा वाला तना रहता है, वो पूरे इंडिया में सरवाइव कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? विदेशी प्रजातियों हैं। तो यहाँ की जो दूसरी प्रजाति है वो सबको क्या कर रहा है? ये नष्ट कर रहा है। और यहाँ की बायोडायवर्सिटी को क्या कर रहा है? ये कम कर दे रहा है। क्लियर हुआ? तो तीसरा क्या होता है? विदेशी प्रजातियों की प्रवेश। तो विदेशी प्रजाति में कौन होगा? जलकुंभी है। ठीक, आपको पता होना चाहिए बेशरम भी क्या है? विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है। क्लियर होने तक क्या? अगला लिखिएगा रोगों द्वारा हानि। रोगों द्वारा हानि।
क्या? हाँ भाई, वो डंडा लेके आ गए थे और एक जगह छोड़ दिया थे। ठीक, अच्छा दिखता था बोल के। ठीक, रोगों द्वारा क्या लिखे भाई? हानि। अब देखिएगा मानवीय क्रियाकलाप में क्या होता है, बहुत सारे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कैसे हो रहा है हानि, इधर समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक क्षेत्र पे गए और वहाँ चराने वाले कोई जीव जंतु है, चरने वाले और चराने वाले दोनों हैं। तो जो मान लो जो बीमारी है वो जानवरों पे है, जानवर से कहाँ जाएगा, इंसान पे, और इंसान से धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है। तो मूवी देखे होंगे आप लोग, फूड पॉइजनिंग वाला, एक तो इंजेक्शन लगाता है कि कुत्ता के पे, और कुत्ता जहाँ जूठा उठा रहता है वहाँ चले जाता है, वहाँ जूठा करता है, पूरे उस सब वहाँ एरिया में क्या होता है, वो प्रदूषित हो जाता है। क्लियर हुआ? तो कहता है, यही कहता है रोगों द्वारा क्या होना, हानि होना। बहुत सारे, अगर जैसे अभी कोरोना आया था ना, बीमारी आया था ना, तो बहुत सारे जीव जंतु को क्या कर दिया, वो नष्ट कर दिया। लेकिन ये है कि वो उसमें क्या हुआ, केवल मनुष्य मरा। मरा कि नहीं मरा यार? तो मनुष्य मरा तो, और उसके अलावा बहुत सारे वहाँ पास वन्य जीव जंतु वो भी खत्म हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी क्या हुआ, उससे खतरा पे आ गया। क्लियर है? जैसे देखिएगा बायोडायवर्सिटी जब खतरा पे आएगा तो फूड चैन, फूड वेब जो है ना, वो सीक्वेंस नहीं हो पाता। क्लियर हुआ तक के? अगला लिखिएगा, कांटो और जलाओ कृषि प्रक्रिया। कांटो और जलाओ कृषि प्रक्रिया। अब देखिएगा लोग क्या करते हैं, अभी धान उगाए, धान कटाई कर दिए, कटाई करने के बाद 15 दिन के बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो लिखा है देखिएगा, कांटों से हम घेराबंदी करते हैं ना, उससे कांटों से, तो बहुत सारे वन्य जीवों क्या हो रहा है, उससे नष्ट हो पा रहे, उस एरिया पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है दूसरा, जलाओ और कृषि प्रक्रिया से। जैसे हम धान की खेत है, धान को काट के लेके आएगा, उसके बाद 1 महीने बाद उस धान को क्या कर देते हैं, खेत में जला देते हैं, जो बचा रहता है पहला। तो वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है धीरे से क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो बायोडायवर्सिटी क्या हो, उससे खतरा हो। नहीं आया? मतलब कहीं कहीं जो कंज्यूमर था उसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता था। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? इसलिए कहते हैं कि जलाओ खेती नहीं करना चाहिए, जिससे फसल का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वहाँ डाइवर्सिटी क्या हो रहा है, खतरे पे आ रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग मुर्गा का अंडा या मुर्गी का अंडा नहीं खाओगे तो उसकी संख्या क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर, जैसे अभी लू नहीं लगेगा, नहीं आया समझ यार? जैसे अभी आया था ना तपर, क्या बोलते हैं इसको, नौटप्पा। तो 9 दिन में बहुत सारे जो जीव जंतु रहते हैं, जो मच्छर का लार्वा, अगर तापमान ज़्यादा नहीं रहेगा तो मच्छर का लार्वा ज़्यादा ग्रोथ कर देगा, चींटी का लार्वा ज़्यादा ग्रोथ कर देगा, इसलिए उन सबको नष्ट करने के लिए क्या आता है, नौटप्पा आता है। क्लियर हुआ? ऐसे नहीं आता है, वो बहुत सारे वन्य जीवों को क्या करता है, वो नष्ट करता है, अंडे को सर्वाइव करने नहीं देता है, इंक्यूबेशन पीरियड में नहीं रहने देता है, इसलिए नौटप्पा आता है गर्मी में। क्लियर है? अगर नहीं आएगा तो बहुत सारे वन्य जीव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा गर्मी होगा उतना ही ज़्यादा मच्छर कम होगा। आया समझ? नहीं आया? ज़्यादा ठंडी में मच्छर नहीं काटता। ठीक, दोनों में गर्मी ज़्यादा रहेगा तो नष्ट होगा, ज़्यादा ठंडी रहेगा तो नष्ट कर, मीडिया में वो सर्वाइव करता है। नहीं तो एसी वाले रूम में मच्छर नहीं घुस जाता। ठीक, एसी वाले रूम में देखिए मच्छर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हुआ? तो ठंडी में सर्वाइव नहीं कर पाता है। और मच्छर के लार्वा खाने वाला कौन सा मछली बताया था, तो गैम्बुसिया फिश। चलिए अगला लिखिएगा भाई अपना, अगला लिखिए अतिशय दोहन, मतलब उसी का ना यार, मतलब किसका, जैविकता के कारक। तो अगला पॉइंट लिखिएगा अतिशोहन, अतिदोहन। किसी चीज का आप अति दोहन करोगे तो वहां पास उसकी स्पीसीज क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, तो वहां पर बायोडायवर्सिटी देखने को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे मेढक की देखिएगा, अब मेढक की बहुत सारी प्रजाति क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। नहीं तो गांव में पहले जहाँ गटर रहता तो वहाँ टर टर की क्या होती थी, आवाज़ आती थी। अब आजकल टर टर की आवाज़ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेढक की बहुत सारी प्रजाति क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। क्यों? कि उसका हम प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे थे, चूहा का, मेढक का अत्यधिक चीर पार कर देते थे, धीरे धीरे उसकी जाति क्या हो गई, कम होती गई।
इसलिए सरकार अब उसके ऊपर क्या कर दिया, बैन कर दिया कि अब आप आर्टिफिशियली क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। क्लियर है तक क्या? अगला पॉइंट लिखिएगा अवैधानिक शिकार, उसी में लिखिएगा अवैधानिक शिकार। अब लोग अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए जंगल जाते हैं, जंगल से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो बहुत सारे वन्य जीवों क्या हो रहा है, उससे नष्ट होते जा रहा है और जीव जंतु की क्या हो रही है, मृत्यु हो जा रही है। तो ये संकट होने का क्या है, मतलब विलुप्त होने के क्या है, कारण है। पहला क्या बताया था, आवास स्थलों का नष्ट होना, दूसरा आवास स्थलों में किसका होना, प्रदूषण का, तीसरा क्या बताया था, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, फिर क्या बताया था, रोगों द्वारा हानि, फिर क्या बताया, कांटों जलवायु कृषि प्रक्रिया द्वारा अति दोहन बताया, और क्या बताया आप लोग को, शिकार बताया। ये केवल थ्योरी है यार, आया समझ यार? इसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट पूछता है कि जैव विविधता को विलुप्त होने का कारण क्या है। तो जो आपको लगेगा वो कारण रहेगा, जिससे बायोडायवर्सिटी को क्या होगा, खतरा होगा। अब अगला लिखिएगा हेडिंग डालिएगा जातियों को विलुप्तीकरण का भय। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जाति विलुप्त हो गई है, कौन विलुप्त कंडीशन पे है, कौन विलुप्ति की कंडीशन पे है, ठीक है यार, कौन रेयर स्पीसीज है। इससे क्वेश्चन बनता है, इससे जो अभी दिखाएंगे उससे। जाति का जाति का विलुप्ति लिखिएगा आप लोग जातियों को विलुप्ति का भय। बहुत सारे जातियों को रहता है ना विलुप्ति का कारण या भय, डर बना रहता है ना यार आप लोग को। जैसे बोलना नहीं चाहिए कि अभी अभी मोदी सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन अभी भी उसके मन में क्या है, भय, डर है। नहीं आया समझ यार? क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत नहीं था, आया समझ? कभी भी पाला डोल सकता है, नहीं आया समझ? इसलिए उसके मन में भी क्या है, भय और डर है। क्लियर हुआ है? नहीं आया समझ? क्योंकि दल बदलू है, वो कभी भी दल बदल सकता है एक आदमी। आया समझ यार? नहीं आया? तो वही कहता है जातियों को विलुप्ति का भय लगा रहता है। तो वो जो विलुप्ति होगा मतलब उसमें प्रजाति धीरे धीरे क्या हो रही है, नष्ट होते जा रही है या विलुप्त की कंडीशन पे है। तो उसी में से एग्जाम्पल पूछता है, और विलुप्ति को जो मेन करता है वो कौन करता है, IUCN करता है। कौन करता है, IUCN। IUCN का पूरा नाम लिखिएगा आप लोग, बताया था मैं आप लोग को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखिएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेशनल लिखा दिया था नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर हुआ? ये IUCN है। जितने भी जो प्रजाति जो विलुप्त होता है, इसको अगर मेन डाटा देके देता है तो वो कौन देता है, IUCN देता है। ठीक, IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है तक के? अब इसी में देखते हैं, इसमें कानूनी स्तर लाता है। ये कब हुआ था, लिखिएगा इसको 1984 से 88 तक। देखिए 1984 से 1988 तक दुर्लभ जातियों का संरक्षण हेतु कानून तैयार किया गया था। 19 कब का था भी आप लोग, 84 से 1988 तक दुर्लभ प्रजातियों को क्या करा गया, संरक्षण करके रखा गया है। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना, पहला विलुप्त जाति, एक्सटेंट स्पीसीज, पहला लिखिए एक्सटेंट स्पीसीज, विलुप्त प्रजाति। अब कहता है समझिएगा इसको, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। विलुप्त प्रजाति मतलब कहता है लंबे समय से अपने आवास स्थल पे उसका दिखाई ना देना या विश्व के किसी जगह पे ना पाया जाना, वो क्या होगा, विलुप्त प्रजाति होगा। जो आप पूरी तरीके से क्या हो गया है, विलुप्त हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा डायनासोर, ये क्या है, विलुप्त प्रजाति है, नया।
हो गया, आ गया समझ कौन है तो डायनासोर। आजकल दिखता है क्या डायनासोर? नहीं दिखता है। दूसरा लिखिएगा संकटापन जातियां, इंटीग्रेटेड स्पीसीज। दूसरा क्या लिखेंगे भाई? इंटीग्रेटेड स्पीसीज। संकटापन प्रजाति, कौन सा प्रजाति कहता है? संकटापन, इंटीग्रेटेड प्रजाति। इसको हिंदी में कहते हैं संकटापन प्रजाति। संकटापन प्रजाति या प्रजातियां। क्लियर हुआ है तक क्या? अब लिखेंगे इसमें संकटापन प्रजाति में, अब लिखा है वे जातियां जिनकी निकट भविष्य में विलुप्त हो जाने की संभावना हो, संकटग्रस्त है। यह समझ मतलब विलुप्त होने की कगार पे है। एग्जाम्पल लिखिएगा कौन है? सोन चिड़िया विलुप्त होने की कगार पे है, सोन चिड़िया। जैसे कि हमारे भारत को क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। ठीक, तो कौन सी लिखिए एग्जाम्पल में? सोन चिड़िया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गेंडा आदि, ये सब क्या है? संकटापन स्पीसीज है। गेंडा, और तीसरा लिखिएगा वैल्यूनरेबल, अनुरक्षित। अगला लिखिएगा वैल्यूनरेबल, अनुरक्षित प्रजाति। अब देखिएगा वैल्यूनरेबल ये कहता है ऐसी जातियां जिसके क्या कहता है? निकट भविष्य में, ऐसी जातियां जो निकट भविष्य में क्या होने हैं? विलुप्त होने की कगार पे है। समझ गए ना? निकट, अभी तुरंत, आने वाले भविष्य में लगता है कि गाय भैंस नहीं देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा क्या? नहीं देखने को, क्योंकि निकट भविष्य में उसकी संभावना क्या दिख रही है? कम। जैसे लिखेगा इसमें एग्जाम्पल में चीतल, सियार, लोमड़ी, गिद्ध। चीतल, सियार, लोमड़ी, गिद्ध। हो गया? लिखिए। सर तो ये दोनों यार लोमड़ी में कि नहीं भाई, चीता अलग है, सियार अलग है, लोमड़ी अलग है। ये संकटपन और ये अनुरक्षित वाला दोनों में मतलब क्या है? वो जातियां विलुप्त होने की कगार पे है। और वैल्यूनरेबल क्या कहता है? ये संकटापन होने की संभावना है, मतलब संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या है? संभावना है वैल्यूनरेबल पे। अनुरक्षित है, इसको संरक्षित करके नहीं रखा गया है। ठीक, अगला लिखे रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। अब दुर्लभ प्रजातियां मतलब देखिएगा, जैसे कि आपको पता होना चाहिए रेयर स्पीसीज, जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में सफेद भालू कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मेरवाही में सफेद भालू पाया जाता है। अब उस क्षेत्र पे है, बाकी क्षेत्र पे है क्या? नहीं है, तो वो कौन सी स्पीसीज आएगा? रेयर प्रजाति। कहीं कहीं पास देखने को भी जो मिलेगा, तो लिखेगा छत्तीसगढ़ का सफेद भालू। वो केवल कहाँ पाया जाता है? गौरेला पेंड्रा मेरवाही पे। और लिख लीजिएगा असम का गैंडा, बांधवगढ़ का सफेद शेर। सफेद शेर है ना बांधवगढ़ में, यहाँ वो धीरे धीरे क्या है? विलुप्त होने के दौर पे है, रेयर स्पीसीज है। असम का गैंडा, बांधवगढ़ का सफेद शेर। सब इसी में है? हाँ भाई। अगला लिखे अपर्याप्त ज्ञात जाति, इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज। अगला लिखेगा अपर्याप्त ज्ञात जाति, अपर्याप्त ज्ञात जाति।
मतलब अभी तक ये क्या है, अपर्याप्त ज्ञात जाति है, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है कि ये स्पीसीज धीरे से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, विलुप्त होने के कगार पे होगा। तो इसमें पहला इसमें लिखिएगा, इसको 3 स्तर में बांटा गया है। इसमें पहला लिखिएगा, इसको लिख दूं क्या मैं, थोड़ा सा उटपुटांग है, ठीक। देखिएगा लिखा है इनसफिशिएंट नॉन स्पीसीज, मतलब अभी तक के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो क्या है, इनसफिशिएंट है, जिसका अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। उसको कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी के। पहला होता है क्रिटिकल, क्रांतिक संकटग्रस्त स्पीसीज, क्रिटिकल अवस्था पे है, बोलते हैं ना, अभी मर भी सकता है और जी भी सकता है, वो कौन सा अवस्था होगा, क्रिटिकल अवस्था होगा। एग्जाम्पल में कौन सा प्लांट आएगा, बर्बेरिस का प्लांट होगा, जो नीलगिरीस वाला पौधा। कौन सा पौधा होगा, नीलगिरी का पौधा। दूसरा होता है पिग्मी हॉग, जो सुअर की एक प्रजाति है ना, जो सफेद सफेद दिखता है, जिसको बोलते हैं पिग्गी बोलते हैं, पिग्गी, ठीक, पिग्मी बोलते हैं। दूसरा होता है वेलनरेबल स्पीसीज, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा आपका, क्यूप्रेसिस का प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक का प्लांट। और दूसरा कौन आएगा आपका, ब्लैक बग आएगा, ठीक। अरे जैसे डक रहता है ना यार, तो क्या बोलते हैं जो आपका बदक, उसी प्रकार से आपका कौन रहता है, ब्लैक बग रहता है, जो जल में पाया जाता है। तीसरा होता है संकटग्रस्त स्पीसीज, इंटीग्रेटेड स्पीसीज, तो कौन सा पौधा कहता है, बेंटिकिया पौधा। और दूसरा कौन सा हो सकता है, लाल पंडा होगा। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड संकटग्रस्त प्रजातियां। क्लियर है। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, इसी में लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा। अब लिखा है भारत के प्रमुख संकटग्रस्त पौधे का नाम, तो पौधा नहीं पूछता यार यहाँ पास। सर ये पांडा तो चाइना में पाया जाता है, लाल पांडा अपने इधर पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। अब हरियाणा जहाँ ठंडे प्रदेश रहता है वहाँ लाल पंडा पाया जाता है, ठीक, लद्दाख उधर तरफ। अब लिखिएगा जैव विविधता का संरक्षण। अब इसको संरक्षण क्यों किया जाता है, तो इसको समझिएगा, जैव विविधता के संरक्षण। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट के थ्रू समझाता हूँ यार, कोई नहीं आता। इधर देखिएगा, अब कहता है बायोडायवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन। क्या कहता है भाई, बायोडायवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन, मतलब हम किस प्रकार से जैव विविधता को हम संरक्षित कर सकते हैं। तो जैव विविधता को जो संरक्षण करने का अब संरक्षण क्यों रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु क्या हो सकते हैं, विलुप्त तो हो सकते हैं या डेथ कर जाएंगे, क्यों ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन, संरक्षण कराया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को हम बचा सकते हैं, संरक्षित करके, संरक्षण करके। तो उसी कंजर्वेशन को 2 रूप में बांटा है। पहला होता है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ये होता है जिस स्थान पे है स्पीसीज, उसको इसी जगह पे कंजर्वेशन करके उसको संरक्षित रखा जाता है, वो क्या कहलाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि इधर देखिएगा, पहला आता है हॉट स्पॉट, मतलब तप्त स्थल, जहाँ पास अधिक मात्रा में क्या होगा, बायोडायवर्सिटी मिलेगा। अधिक मात्रा में जहाँ बायोडायवर्सिटी मिलेगा वो स्थान क्या कहलाएगा, हॉट स्पॉट कहलाएगा, तप्त स्थल कहलाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा कहलाता है सेक्रेड ग्रोव, मतलब पवित्र स्थान। पवित्र स्थान को क्या करते हैं, कंजर्वेशन रखना है। जैसे कि आप लोग को छत्तीसगढ़ का कौन सा है आपका, रतनपुर, तो रतनपुर क्या है, पवित्र स्थान है, उसको संग्रहित करके रखना ही पड़ेगा। जैसे जगन्नाथ पुरी, वहां पास का मंदिर क्या है, पुरी है, मतलब पवित्र स्थल है। ऐसे स्थान को हम संरक्षित करके जो रखते हैं वो कौन सा होगा, इन सिटू कंजर्वेशन। अब जगन्नाथ के मंदिर को उठा के दूसरे जगह तो नहीं रख सकते, नहीं है, समझ आया समझ। तो ये कौन सा जगह होगा, पवित्र स्थल होगा, ठीक। और जो पवित्र स्थल होगा वो कौन होगा, इन सिटू कंजर्वेशन होगा। अरे बताया तो अभी, हॉट स्पॉट 2 ही मानता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी और हिमालय, 2 ही घाट होता है यार। अगला देखिएगा, अगला कहता है नेशनल पार्क। तो आपको पता है नेशनल पार्क क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन, जहाँ संरक्षित करके रखा जाता है। अगला होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य देखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अभ्यारण्य है, 11 की 12 अभ्यारण्य है, 11 है ना। तो इन सबको क्या करते हैं, संरक्षित रखा जा रहा है, ठीक।
अगला होता है बायोस्फीयर। अब क्या होता है? रिजर्व। जैव मतलब बोलते हैं बायोस्फीयर मतलब क्या होगा? वहां जगह को क्या करते हैं? रिजर्व। जैव को क्या करते हैं? रिजर्व कर करते हैं। तो जिस जगह के स्पीसीज है उसको वहीं संग्रहित करना मतलब क्या कहलाएगा? इन सिटू कंजर्वेशन। अब बाहर से ला के बसाना और एक नए स्थल का क्या करना? निर्माण करना। तो जो नए जगह पे बसेगा, नए जगह का निर्माण करेगा, वो क्या कहलाएगा? एक्स सिटू कंजर्वेशन। जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है, जहाँ मनुष्य क्या करते हैं? बनाते हैं। तो जैसे क्या लिखा है? सेक्रेड प्लांट। नहीं है समझ आ? मतलब पवित्र स्थान के जगह पे जो पौधा पाया जाता है, उस पौधे को एक स्थान से दूसरे जगह में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जगह क्या होगा? पवित्र पौधा होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, आ रहा नहीं आ रहा है? ये सब कौन सा पौधा है? पवित्र पौधा है। अभी देखिए ना, वट सावित्री थी, तो वट सावित्री में किसका पूजा किए होगी? बरगद का, क्योंकि वो पवित्र क्या है? पौधा है। पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि वो 24 क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन अभी तो लोगों को नहीं पता, पहले के लोगों को पता रहता था कि 24 क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और अभी के लोग तो क्या है? पवित्र पौधा है बोल के पूर्वज चल रहा है, तो चल रहा है पूजा। आया समझ में? आया समझ? फिर दूसरा कहता है सीड बैंक। कहता है बीज बैंक। तो जहाँ बीज को क्या करते हैं? संग्रहित करके रखा जाता है, वो क्या कहलाएगा? सीड बैंक। उसी प्रकार से कहता है जीन को जहाँ संग्रहित करके रखेंगे वो क्या होगा? जीन बैंक। जैसे अभी बोलता है ना, कार्डियल जो रहता है एमनोनिक कॉर्ड, उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? जीन बैंक कैटेगरी पाएगा। अगला कहता है क्रायो प्रिजर्वेशन। कहता है -196 डिग्री सेल्सियस में। कितना? 190 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है किसी पौधे के बीज को, ताकि वो पौधा का बीज अंकुरित ना हो सके, और ऐसे पौधे को कभी भी किसी सीजन में उगा सकते हो। ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, शीतकालीन। अगला होता है बॉटनिकल गार्डन। तो मनुष्य बॉटनिकल गार्डन क्या करता है? तैयार करता है। तो क्या होगा भाई? बॉटनिकल गार्डन। जैसे विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? रायपुर में है। विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? रायपुर में है। जिसको आप लोग जंगल सफारी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ तक के? वो तो कोलकाता है या पुराना है वो, ठीक। अभी जो बनाया गया है बॉटनिकल गार्डन, लेकिन इसको बॉटनिकल गार्डन ना बोल के क्या बोलते हैं? इसको जंगल सफारी बोल दिए। क्लियर है? अगला होता है जूलॉजिकल गार्डन। तो जूलॉजिकल गार्डन मतलब जीव जंतु को जहाँ क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं। जैसे कानन पेंडारी जू पार्क का है, वो कौन से कैटेगरी पे आएगा? जूलॉजिकल गार्डन। ऐसे स्पीसीज को दूसरे जगह क्या करते हैं? ट्रांसफर किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? एक्स सिटू कंजर्वेशन। जहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाता उसी जगह पे लगा दिया जाता है, वो क्या कहलाएगा? इन सिटू कंजर्वेशन। अब इसी को बार बार पूछता है, पूछेगा छत्तीसगढ़ में कितने हॉट स्पॉट है, कितने कौन कौन सा सेक्रेड ग्रोव है, पवित्र स्थल है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन नेशनल पार्क का नहीं है, कौन पुराना है, कौन नया है। आया समझ आ? तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए अब इसको। तो पहला लिखिएगा अभ्यारण्य, लिखिएगा या नेशनल पार्क का लिखा है। चलिए नेशनल पार्क अभ्यारण्य सरली मिलता जुलता है आप, ठीक। जैसे छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कितना है? 3 है, और अभ्यारण्य कितना है? तो 11। लेकिन उस अभ्यारण्य को भी क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहा जाता है। तो हेडिंग डालिएगा चलिए लिखिएगा नेशनल पार्क का 566 है पूरे इंडिया पे। नेशनल पार्क का 566 और सेंचुरीज लिखिएगा 543 है। 543 है। और 2017 में कुल नेशनल पार्क की संख्या हो गई 103 हो गई थी। लिखिएगा 2017 में नेशनल पार्क की संख्या 103 और 543 सेंचुरीज है। पहला लिखिएगा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे आप।
जैसे पिछले बार गिर का पूछा था, गिर कहाँ है गुजरात वाला को। लिखिएगा कार्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल, लिखिए हाँ उत्तराखंड। लिखिए यह उत्तरांचल के राज्य के नैनीताल में स्थित है। बोलते हैं ना नैनीताल घूमने चले जाओ, उत्तरांचल प्रदेश। लिखिए यह पार्क उत्तरांचल के नैनीताल में स्थित है। इसका वर्ग किलोमीटर लिखिएगा। इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। क्षेत्रफल लिखिएगा 525 वर्ग किलोमीटर। हाँ, देखिए यह भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा सबसे पुराना कौन है तो कार्बेट नेशनल पार्क। लिखिएगा यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है तो बाघों के लिए। ठीक, दूसरा लिखिएगा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क लिखिए यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह गुजरात के जूनागढ़ में क्या है स्थित है। देखिए यहाँ एशियाई लायन मिलता है, एशियाई सिंह मिलेगा। अब यहाँ मिलेगा हाइना, सामर, नीलगाय, चीतल। लिखिए हाइना, सामर, सांभर बोलते नीलगाय, हिरण आदि मिलेगा। तीसरा लिखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा लिखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए यह असम के शिवसागर जिला में स्थित है। यह असम के शिवसागर जिला में स्थित है। देखिए यहाँ अनेक प्रकार के पक्षियां मिलती हैं। यहाँ अनेक प्रकार क्या मिलेगी पक्षी मिलेगी। अगला लिखिएगा सुंदरवन नेशनल पार्क। लिखिए यह पश्चिम बंगाल के राज्य के सुंदरवन में स्थित है। लिखिएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल। इसको लिखिएगा यहाँ रॉयल बाघ के नाम के लिए प्रसिद्ध है। लिखिएगा यह रॉयल बंगाल बाघ के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिएगा रॉयल बंगाल बाघ के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिएगा इस क्षेत्र में डॉल्फिन मछलियां आती हैं। इस क्षेत्र में डॉल्फिन मछलियां। अगला लिखिए कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क? लिखिए बना हुआ। अगला लिखिए कान्हा नेशनल पार्क। लिखिए यह मध्य प्रदेश के मंडला के बालाघाट जिला में स्थित है। देखिए यह मध्य प्रदेश के मंडला तथा बालाघाट के जिला में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के मंडला तथा बालाघाट के जिला में स्थित है। लिखिएगा इस जगह पे चीतल और बाघ मिलता है। टाइगर और बाघ, टाइगर और चीता के लिए प्रसिद्ध है। अगला लिखिए भाई बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर देखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। यह कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। देखिए यह कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। अगला लिखिए पलामू राष्ट्रीय उद्यान। पलामू राष्ट्रीय उद्यान देखिए यह झारखंड में स्थित है।
देखिए यहाँ पास बाघ और हाथियाँ अधिक मात्रा में मिलती है, बाघ और हाथियाँ। पलामू बाघ और हाथियाँ मिलती है। अगला लिखिए इंद्रावती नेशनल पार्क। कहाँ है इंद्रावती नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़। लिखिएगा इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। किस जिला पे है छत्तीसगढ़ के रे? बस्तर जिला के पास। हाँ, पहले बस्तर था। देखिएगा बस्तर जिला के पास स्थित है। अगला लिखिए डैची गेम नेशनल पार्क। डैची गेम नेशनल पार्क। डैची गेम नेशनल पार्क। लिखिए यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। दसवां लिखिएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क लिखिएगा राजस्थान के जैसलमेर जिला पे स्थित है। लिखिएगा राजस्थान के जैसलमेर जिला पे स्थित है। लिखिएगा जैसलमेर जिला में स्थित है। लिखिएगा इस जगह पे काली गर्दन वाले बगुआ पाया जाता है। काली गर्दन वाले बगुला, बगुला मतलब समझते हो? ठीक, काली गर्दन वाले बगुला पाया जाता है। वो क्या कितना हुआ? अब एक लिख ले राजीव गांधी गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है यार? हाँ, तो लिख ली छत्तीसगढ़ में। क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है यार? लिखिएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो लिखिएगा घनघोर जंगल है, जंगल बहुत अधिक मात्रा में, डायवर्सिटी दिखने को मिलता है। अब है प्लांट्स अधिक मात्रा पे है। वन वैसा भी तो है क्या? अब लिखिएगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बोलते हैं, अभ्यारण्य लिखिएगा। अगला लिखिएगा अभ्यारण्य। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है ना अभ्यारण्य, कुछ महत्वपूर्ण लिखते हैं तो लिखिएगा पहला लिखिएगा जल्दापारा अभ्यारण्य। जल्दापारा अभ्यारण्य। पहला लिखिए जल्दापारा अभ्यारण्य। पहला लिखिए जल्दापारा अभ्यारण्य। लिखिएगा यहाँ पास यह पश्चिम बंगाल के मदारी हाट नामक स्थान पर स्थित है। मदारी हाट पश्चिम बंगाल के मदारी हाट नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ गैंडा का शरण स्थल है। यहाँ गैंडा अधिक मात्रा में रहता है। गैंडा जो मेन है उसी बस को लिखवा रहे हैं भाई, बाकी जंतु नाम नहीं लिखवा रहे हैं। दूसरा लिखिएगा हाँ गैंडा का शरण स्थल है। दूसरा लिखिएगा शिकारी देवी अभ्यारण्य। दूसरा क्या होगा? शिकारी देवी अभ्यारण्य। हाँ शिकारी देवी अभ्यारण्य लिखिएगा। यह हिमाचल प्रदेश के मंडली जगह पे स्थित है। मंडी जगह पे स्थित है। लिखिए यह हिमाचल प्रदेश के मंडी जगह पर स्थित है। लिखिए इस जगह पे कस्तूरी मृग का शरण स्थल है। कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जगह का शरण स्थल है। तीसरा लिखिएगा चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य।
चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? डॉल्फिन मछली। लिखिएगा चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। लिखिए यह खारे जल का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील लिखिए यह खारे जल का सबसे बड़ा झील है। यह खारे जल का सबसे बड़ा झील है। लिखिएगा इस जगह पे डॉल्फिन और वाटर फाउल पक्षी है। पक्षियों का स्वर्ण जगह कहा जाता है इसको, डॉल्फिन और लिखिए क्या लिखिए यार, वाटर फाउल। वाटर फाउल, हाँ वाटर फाउल पक्षी, जैसे कि बतख, सारस आदि। वाटरफॉल, बतख, सारस, ये सब क्या है? पक्षी है। वाटरफॉल तो जगह हो गया, सारस सब क्या हो गया? बतख, पक्षी। इसीलिए स्वर्ण पक्षियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण जगह कहा जाता है, सुनहरा जगह कहा जाता है इसको, चिल्का झील को। तीसरा लिखिएगा मनास अभ्यारण्य। चौथा मनास अभ्यारण्य। मनास अभ्यारण्य लिखिएगा। मनास अभ्यारण्य में यह उड़ीसा के कामरूप जगह पर स्थित है। यह उड़ीसा के कामरूप जगह पर स्थित है। लिखिए यह हाथी और तेंदुआ का शरण स्थल है। हाथी और तेंदुआ का शरण स्थल। लिखिएगा मृदु मलाई अभ्यारण्य। अगला मृदु मलाई अभ्यारण्य। मृदु मलाई अभ्यारण्य लिखिए यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। हाँ, बाकी तो नहीं है यार। और ये पता है आप लोग को, जीन बैंक केवल नाम पूछता है यार, ठीक? नहीं पूछता यार, आप नाम को क्या लिखोगे? अब यहाँ पास कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि पवित्र स्थानीय संरक्षण, इसको भी लिखना है क्या? पवित्र स्थान को जैसे कि लिखा है यहाँ पर, देखिए आदिवासी धार्मिक क्षेत्र होता है, पवित्र गुफा माना जाता है, उत्तराखंड में होता है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान का पुष्कर झील, सिक्किम का खिचियोलाची। ठीक, ये सब नहीं पूछता यार, रहने दो। अगला हेडिंग डालिएगा प्रोजेक्ट टाइगर। इसको थोड़ा सा लिखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है समझ लो पहले। किसी भी जीव जंतु को जो संरक्षण करके रखा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज, उन दोनों को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट। किसको? जो सेंचुरीज है और जो क्या है नेशनल पार्क है, उन दोनों को क्या प्रोजेक्ट किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट किया गया। तो लिखिएगा इसको, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए, देखिएगा भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कुछ अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क को, बाघों के संरक्षण के लिए कुछ नेशनल पार्क और अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। और कुछ अभ्यारण्य को, मतलब जहां पास टाइगर को क्या करते हैं, जो हम पास बाघ है उसको संरक्षित करके रखा गया है, इसी कारण उसको क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट किया गया है। हाँ, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ में हाथी प्रोजेक्ट है ना यार, है ना? अंबिकापुर में हाथी प्रोजेक्ट है भाई। यस सर। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है? टाइगर प्रोजेक्ट होता है।
अब अगला लिखेगा कुछ परियोजनाएं। कुछ परियोजनाएं हैं जिसमें पहला लिखेगा बाघ परियोजनाएं। लिखेगा बाघ परियोजनाएं, हरी डालेगा योजनाएं, उसमें पहला लिखेगा बाघ परियोजनाएं। बाघ परियोजनाएं डेस्क करके लिखेगा बाघों को संरक्षण किया जाता है। बाघों को क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ये प्योर हीरो है भाई, मैं पहले बता दिया, लिखने वाला है थोड़ा सा यार। लिखिएगा यह 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया। हो गया। दूसरा लिखेगा मगर जनन योजना। मगर जनन परियोजना। हाँ, मतलब 1 अप्रैल 1973 को इसका प्रारंभ किया गया है। भारत में तो हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश से हुआ। दूसरा मगर जनन परियोजना, देखिए यह 1975 में प्रारंभ किया गया। तीसरा लिखिए गैंडा परियोजना। तीसरा लिखिए गैंडा परियोजना। तो गैंडा में किसको संग्रहित करके रखा जाता है? लिखेगा असम में राइनो संरक्षण के लिए। राइनो, असम में राइनो संरक्षण किया जाता है। अगला लिखिए हिम चीता परियोजना। गैंडा परियोजना लिख लिया असम का। हिम चीता परियोजना यह हिमालय के वनांचल से क्रियाशील है। अगला लिखिए गिर सिंह परियोजना। हिमालय के क्षेत्र में है वो। अगला लिखिए गिर सिंह परियोजना। गिर कहाँ है? गुजरात में लिखेगा। गुजरात एशियन सी के लिए किया गया है। गिर सिंह परियोजना एशियन सी के लिए किया गया। हाँ, एशियाई भारतीय सी बोलते हैं। अगला हाथी परियोजना। हाथी को संरक्षण किया जाता है। हाँ, कई जगह है, छत्तीसगढ़ में बताया आप लोग को, मध्य प्रदेश में है। ठीक है यार, इतना ही दिखाया हुआ है अब यार। बस इतना ही है मेन आपका, इतना ही कोई पढ़ना है अपने को। लेकिन जो 4 पढ़ाया हूँ मैं आप लोग को कंजर्वेशन का, उसको मेन फोकस रखना। ठीक, तो ये टॉपिक आप लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कुछ छोटा छोटा नाम है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे पहला लिखिएगा रेड डाटा बुक। छोटा छोटा नाम लिखिएगा अब इसमें नोट करके। पहला लिखिए रेड डाटा बुक, लिखिएगा रेड डाटा बुक। डेसर लिखिएगा यह IUCN द्वारा प्रकाशित, यह IUCN द्वारा प्रकाशित संकटापन्न प्रजातियों के विवरण की पुस्तक है। संकटापन्न प्रजातियों की विवरण की पुस्तक है। अगर पूछा रेड डाटा बुक किसके लिए है, तो इसको प्रकाशित करने वाला कौन होता है? IUCN। और इसमें क्या होता है? जो संकटापन्न प्रजातियों का क्या आता है? विवरण की पुस्तक है। हो गया, रेड डाटा बुक लिख लिए। अगला लिखिएगा हाँ, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो विलुप्ति की क्या है? कगार पे है। अगला लिख क्या? जो एकदम खत्म हो गया उसको भी तो किसी बुक में रखा होगा। हाँ, लिख सकते हैं। एक लिखिएगा ग्रीन डाटा बुक, वो बहुत सारा है। अगला लिखिए ग्रीन डाटा बुक। लिखिएगा ग्रीन डाटा बुक में, इसमें जंतुओं का नहीं, जंतु का नहीं, इसमें पौधों का
संकटापन पौधों लिखे, इसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है जो संकटापन। लिखेगा पूरे वर्ल्ड में हॉट स्पॉट 34 है। हाँ